आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। नाम है इसका स्लेटर रूल। क्या नाम है इसका? स्लेटर रूल। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर PYQs में आप लोगों को डायरेक्ट सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। भैया बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे और कॉन्सेप्ट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। सुन ले ज़रा ध्यान से, सुन लो। इस टॉपिक का नाम है तू इधर बैठ जा बेटा, खड़ा हो इधर बैठ। हाँ, आगे वाली उस पर बैठ जा। हाँ। इसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम है इसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस टॉपिक का नाम हम लोग बोलते हैं, राइट। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट को। कौन से इफेक्ट को? स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं इसको, और इसी का नाम है बेटा जी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इसका एक कांस्टेंट यूज करेंगे, शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखिए। होप आप लोगों ने ये टॉपिक पहले भी स्कूल में कवर किया होगा। एक बार बहुत ध्यान से इसको कवर करिए और देखिए वहाँ क्या कमी रह गई। उन वाले टॉपिक्स को हम लोग जो है यहाँ पर कवर कर देते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ना। बहुत ध्यान से इसको देखते चले जाएंगे, बाकी काम हमारा होगा। एक ही बारी में इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को सिखा देंगे, इसलिए ध्यान से देखेंगे सभी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का सेंस क्या है, उसको सीखने के लिए आप यहाँ देखते रहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए। थोड़ी सी देर में ही पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग जो है आ जाओगे। समझ रहे हो तुम लोग भावनाओं को? ये क्या बनाया गया है बेटा जी? ये आप लोगों के लिए एक एटॉमिक मॉडल को बनाया जा रहा है बेटा जी, है ना। बहुत ध्यान से देखिए। ये जो यहाँ पर लिखा गया है इसके अंदर, इसका नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियस। मैंने बोला यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बाहर वाली शेल को मैं बोल देता हूँ N शेल। ठीक है, इससे अंदर वाली शेल को बोल देता हूँ N-1 शेल, और इससे भी अंदर वाली शेल को बोल देता हूँ N-2। ऑल्दो होती तो अंदर तक भी होंगी तो, लेकिन अभी जो हम लोगों को दिमाग में रखना है वो क्या है? एक N शेल, एक N-1 शेल और एक N-2 शेल, राइट। इस तरीके से ये बेसिक डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखो, सीखो, समझो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों? मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूँ ये अंदर रखे हुए हैं, और अभी के लिए मान लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रखे हुए हैं, राइट। ऐसा कुछ है। अगर ये एक न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। ये न्यूक्लियस है तो इसे भी अपनी तरफ ये खींच रहा होगा, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर भी ये अपना न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा होगा। ठीक है, आप ये बात जानते हो कि सर न्यूक्लियस तो इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा। हाँ, ये बात सही है। जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है उस पर न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम लगेगा। ये बात सही है। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ लो। याद रहे, किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज कैलकुलेट करने के लिए 2 बातें आपको अपने जीवन में याद रखनी है। ऐसे जाना, ये दोनों हमारे लेट कमिंग है, इनको देख लो भाई सभी बच्चे। ठीक है, इधर आओ भाई सभी बच्चे, इधर देखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे भाई। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चार्ज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया हुआ है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, जो उसका एटॉमिक नंबर है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये सोडियम का न्यूक्लियस होता तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन ऑब्वियस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पर -e होता है। अभी बेसिकली ऐसा समझो कि यहाँ पर जो आप लोग टर्म लिखेंगे वो Z लिख देंगे, चार्ज ऑन सोडियम न्यूक्लियस। आप कैसे लिखेंगे बेटा जी? Z लिख देंगे, राइट। मैंने ऐसे ही जनरली आपको बता दिया कि न्यूक्लियर चार्ज को कैसे आप लोग देखते हो और Z को आप कैसे देखते हो। सी मुद्दा कुछ और था। मुद्दा तो ये था कि मैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को आपको समझा पाऊँ या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझा पाऊँ। बहुत ध्यान से सुनो भाई सारे बच्चे, सुनो। ये न्यूक्लियस ना इसको अपनी तरफ खींच रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा? खींच रहा है, खींच रहा है। आप भी समझोगे बिल्कुल खींच रहा है, और मैं भी समझ पा रहा हूँ कि यहाँ से न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझा भाई सभी बच्चे। मान लो न्यूक्लियस अगर इसको अपनी तरफ खींच रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको ये दोनों जो चार्ज होंगे, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपस में इसको क्या करने वाले होंगे बेटा? रिपेल करने वाले होंगे। नो डाउट ये भी रिपेल करने वाला होगा, ये भी इसको रिपेल करने वाला होगा। हाँ या ना में जवाब दो। एक बार दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कौन? न्यूक्लियस। और बाहर जो सेल हैं या उससे पहले वाली जो सेल हैं उनमें रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि भाई न्यूक्लियस के पास मत जाओ, इसकी फितरत है बस खींचना, अपने तक मिलने नहीं देता किसी इलेक्ट्रॉन को। सही बात है ना? न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन अगर टकराने लगेंगे तो फिर एटॉमिक बॉम्ब बनेंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए न्यूक्लियस एक डिस्टेंस पर उसको रोक देता है इलेक्ट्रॉन को। उसी डिस्टेंस का क्या नाम होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या होता है उसका नाम? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो इधर आओ बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ? ये रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है। अब बताइए क्या इसका इससे अट्रैक्शन तोड़ पाएंगे ये दोनों तीनों इलेक्ट्रॉन? नहीं तोड़ पाएंगे। अट्रैक्शन तो रहेगा। हाँ ये बात सही है कि अब जेड में चेंज आ जाएगा, तो इसको बोला गया जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज व्हाट? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स provided by the nucleus and repulsive force provided by the inner shell electron. Are you getting my words or not? इसका मतलब मैं चाहूँ तो जेड इफेक्टिव का एक सुंदर सा फॉर्मूला और लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ एक्चुअल जेड, यानी कि एक्चुअल में एटॉमिक चार्ज कितना था, या मैं बोलूँ एक्चुअल में न्यूक्लियस चार्ज कितना था, उसको मैंने जेड रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग। आप देख पा रहे हो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर ना आ जाए इसलिए शील्ड कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, तो बोला गया शील्डिंग फोर्स। क्या बोला गया इसको? शील्डिंग फोर्स। मान लो ये जेड इफेक्टिव है, क्या ये जेड इफेक्टिव, तो यहाँ से आ जाएगा जेड माइनस वैल्यू ऑफ सिग्मा। इस सिग्मा की कैलकुलेशन हम लोगों को सीखनी है। इस सिग्मा का नाम है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या मतलब है बेटा जी इसका? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी कि वो रिपल्सिव फैक्टर हमें निकालना है कि एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन्स का कितना रिपल्शन इसके द्वारा प्रोवाइड हो पाया, राइट। और जेड क्या है यहाँ पर? सर जेड तो सिंपल है सर, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस है ना, एटॉमिक नंबर आप इसको बोल सकते हो, राइट। और ऐसा करने से यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट जेड इफेक्टिव। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? मतलब मैं तो सोच रहा था भैया सोडियम है तो 11 प्रोटॉन अपनी शक्ति से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए उतनी शक्ति से वो नहीं खींच पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सभी को डेटा क्लियर होगा? याद रहेगा ये फोर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा तो दूसरे वाले को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, दूसरे वाले को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। एक तीसरी बात और बता देता हूँ, मान लो बाहर कोई एक और इलेक्ट्रॉन होता तो ये उसको उल्टा रिपेल करके और इसकी तरफ धकेलता नहीं, और धकेलता भी है तो उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल मानकर हम लोगों को चलना है। मतलब समझ रहे हो? स्लेटर रूल को पढ़ने के लिए काफ़ी सारे आपको टर्म्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। सर क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला हमेशा अंदर वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन का ही रिपल्शन लगता है, बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं काउंट करते या नहीं लगता, ठीक है। हमें केवल अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का ही रिपल्शन लगाना, और रिपल्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन लगाना है। कहने का मतलब है अगर बाहर वाली शेल में मान ले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर 2 होते, तो मैं क्या कहता, इस पे लग रहा है, जिस पर देख रहा हूं उसको तो काउंट नहीं करूंगा, लेकिन इस पर किस किस का लग रहा है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का।
क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस तरीके से वेरिएबल डेटा चलता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होगा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपने आपके दिमाग में कुछ चीज़ डालने के लिए बातें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि तुम मुझसे पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हें पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, तुम आप कुछ कर भी नहीं सकते, फीस भी दे चुके हो, तो अब क्या होगा? अब बिल्कुल अंदर से जो है परेशान हो कि यार क्या करा जाए, है ना। मान लो अब क्या काम करोगे आप लोग? मान लो आज ये न्यू स्टूडेंट आया, क्या नाम है तेरा? अमितोज, है ना। अमितोज आ रहा है अभी नीचे से, और जो है खुश जो है मुझसे खुश नहीं है। तो क्या करा इसने एक काम किया, ये जाते हुए इसके कान में बोल देगा, भाई मत फंस इसके चक्कर में, बहुत खराब पढ़ाता है भाई। इसके आने से पहले ही इसने इसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन क्या ये रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो तो अट्रैक्शन है ही। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई इसने तो हमारी वीडियो पहले से देख के आया हुआ बच्चा, तो ये तो आकर ही रहेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उतना इफेक्ट नहीं रहेगा जितना एक्चुअल में होना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कभी भी याद रखना, शील्डिंग इफेक्ट कितना भी हो जाए, इतनी औकात नहीं, मतलब समझ रहे भावना को, इतना नहीं होता कि न्यूक्लियस के चार्ज को रोक पाए। आगे बात समझ में? तो वो तो जो लग रहा है वो तो लगता ही रहेगा। चलो, अब ये बेसिक टर्म तो आपको समझ में आ गई। अब कैलकुलेशन के लिए कौन सी कैलकुलेशन करने वाले? वैल्यू ऑफ सिग्मा। अच्छा एक बात बता दो, चलो सिग्मा बेसिकली क्या है आप बताओ? यहां लिख दूं क्या? यहां लिख देता हूं, चलो नोट डालकर एक बात लिख देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी बढ़ेंगे, आप बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं भी बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रिपल्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। और रिपल्शन का मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और रिपल्शन के बढ़ने से अल्टीमेटली बढ़ेगा क्या? सर सिग्मा बढ़ेगा। और सिग्मा के बढ़ने से ना प्यारे बच्चों, जेड इफेक्टिव की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगी? कम होगी। क्या रिलेशन आपको समझ में आया? अगर दो डिफरेंट स्पीसीज आपको दिए हुए हैं तो आप कोई और रूल लगाओ ही मत। आप सिंपल देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसमें रिपल्शन बढ़ेगा, और जिसमें रिपल्शन बढ़ेगा उसके सिग्मा की वैल्यू होगी ज़्यादा, और जिसके सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी कम। क्या शब्द क्लियर है? भावनाएं क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप कहोगे सर ये डेटा 100% हम लोगों को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने भाई, ठीक है? बहुत ध्यान से सुने, बस यही डिसाइड करेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया तरीके से सीख पाओगे बेटा, ठीक है? तो कृपया करके इसको ध्यान से सुने, यही डिसाइडिंग फैक्टर है, यही डिसाइडिंग फैक्टर है, राइट? चलिए इधर देखेंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यानपूर्वक देखें भाई सभी मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर कह रहा हूँ बेटा, यहाँ तुम्हें लिखनी है सब शेल। क्या लिखनी है? सब शेल। और एक काम और कर लेते हैं यार, एक और बना लेते हैं ऐसा बॉक्स ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। समझ रहे हो भाई भावनाओं को आप लोग? चलो थोड़ा स्टाइलिस्ट भी होना चाहिए, अलग से भी दिखेगा कि डी और एफ का है। चलो इधर देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इसको देखने सीखने की कोशिश करें भाई सभी। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या बेटा? सब शेल। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखना है आपको एन सब शेल, है ना। फिर लिखना है आपको n-1 शेल। फिर आपको लिखना है n-2, n-3, n-4 एंड सो ऑन, राइट? तो यानी कि बेसिकली आप लोगों को n, n-1, n-2 के बारे में बातें मैं सिखाने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से सुन लो, सुनो। अगर मैं बात करूं फॉर s और p सबशेल, ऑल्दो मुझे s को छोटा बनाना चाहिए, ठीक है ना, फॉर s और p सबशेल, और मैं यहां लिखूंगा फॉर d और f सबशेल। फॉर s और p सबशेल अगर कोई इलेक्ट्रॉन n में है
तो आप उसका कंट्रीब्यूशन काउंट करेंगे 0.35। इवन फॉर डी एंड एफ ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन इज सेम 0.35। ये मैथमेटिकल रूल है, आपको ऐसे ही अपने दिमाग में रखना है कि फॉर एन सब शेल, अगर मैं आपसे पूछता, मान लो ये बाहर वाली शेल एन है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो जो एक पे लग रहा है उसका तो नहीं काउंट करेंगे, जो बकाया है वो मेरे लिए क्या है बेटा, रिपल्सिव फैक्टर। तो रिपेल करने वाला एक तो ये है जो एन में है, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर ये एस सब शेल का होता तो क्या बोलता 0.35। से यस और नो। n-1 में आ जाओ तो कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2, तो 2 माइनस n-1 में ये डेटा होता है 0.85, जबकि 2 ऑनवर्ड ये वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 के बराबर होती है। ठीक है, अगर 0.35 की बात करूं तो ये वैल्यू सीधे सीधे 1 ऑनवर्ड होती है बेटा। क्या अपनी क्लास के प्रत्येक बच्चों को बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है, बेसिक लॉजिक क्लियर है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। n की वैल्यू 0.35, n-1 की वैल्यू 0.85, n-2 n-3 की वैल्यू 1, d और f के लिए 0.35, n-1 के लिए 1 और n-2 के लिए वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा जी, 1 ही हो जाती है। क्या शब्द क्लियर है, भावनाएं क्लियर है। ये डेटा है, सीधा सीधा इसको ऐसे याद करना है। एस और पी सब शेल के लिए अगर बाहर वाली शेल यूज हो रही है तो 0.35, डी और एफ के लिए भी 0.35, n-1 में हम लोग वैल्यू 0.85 करेंगे और इसके बाद वाली में 1। यहाँ पर डी एंड एफ में सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं n-1 में, रिपल्सिव फोर्स। अब इससे घबरा मत बेटा जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुने। अब मुद्दे की बात आती है, सर चलो ये समझ तो गई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो स्लेटर रूल इसका नाम है, क्या नाम है इसका, स्लेटर रूल। अच्छा, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि बहुत जबरदस्त रूल है, इसने तो पता नहीं क्या तोपचीन बातें कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ ये है कि उस समय एक आइडिया इसने जरूर दिया कि कैसे लेफ्ट टू राइट साइज का इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑल्दो अपनी ही बातों में बाद में फंसे भी, लेकिन अभी के लिए कुछ बातें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट लगी, उनको समझने की कोशिश करो। और इसके PYQ क्वेश्चंस को भी हम लोग ये आज के क्लास में उठाएंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास सर 1s2, फिर होता है अपने पास 2s2, 2p6, फिर होता है मेरे पास 3s2, 3p6, आगे 4 आता है। आप ये आदत सुधारो, जो बड़ी वाली शेल है उसको एक साथ लिखा करो, ठीक है ना, 3 3 3, तो 3d कितना आना चाहिए बेसिकली बेटा जी। अच्छा मुझे मतलब ठीक है, मैंने यहाँ पर d ये सारी वैल्यूज़ भरी हैं, अदरवाइज मैं चाहता तो इसको ना ऐसे भी लिख सकता तो और अच्छा लगेगा। देख ये 1s, ये 2s 2p, ये 3s 3p 3d, और ये 4s 4p और तुम्हारा 4d और 4f, ठीक है ना। आगे क्या आ जाएगा बेटा जी, 4f भी तो आएगा, हाँ है ना, एंड सो ऑन। चलो, जिन बच्चों को ये बातें समझ में आ रही है कृपया करके ध्यान से सुनेंगे भाई। अब देखो आप लोगों के लिए और बाकी जनता के लिए तो अभी तक यही ज्ञान था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखो। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा लिखना मूर्खता है। कैसे लिखना है इस रूल के लिए, इस रूल के लिए ना इनको ऑर्बिटल को बंद करो, बस ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल स्वर्ण अक्षर है अभी इस समय तुम्हारे लिए। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुन लो भैया। तुम में और बाकियों में ये डिफरेंस रहेगा, बाकी इसको वैसे पढ़ेंगे जैसे तुमने अभी अभी पढ़ाया मैंने, और तुम जब इसको पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ो, 1s 2s 2p को एक साथ देखना है, 3s 3p और को एक साथ देखना है, और 3d को अलग देखना है। इसके बाद 4s 4p को एक साथ देखना है, 4d और 4f को अलग देखना है। इन शॉर्ट में कह दूं, sp को साथ में रखो, df को अलग करके रखो। sp को साथ में रखो, df को क्या करके चलेंगे बेटा जी, अलग करके चलेंगे। क्या शब्द समझ में आ गए? आगे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल डेटा के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से इसको सुनने समझने की कोशिश करें। क्या बेसिक बातें समझ में आ गई? नोट डालकर एक बात लिख रहा हूँ, बेहद सुंदर बात लिख रहा हूँ, इसको समझ लो। फॉर टू इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसी स्पीसीज। फॉर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और ऐसी स्पीसीज कौन कौन सी हैं सर? वो है अपने पास हीलियम,
वो है अपने पास लिथियम प्लस, वो है अपने पास कौन कौन बेटा जी, मैग्नीशियम कितना, अब मैग्नीशियम तो नहीं होगा रे ये अच्छा लगा मुझे है ना बेरिलियम +2, ठीक है, एटसेट्रा। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी। ऐसी स्पीशीज जिनमें केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए जो सिग्मा की वैल्यू है दैट इज फिक्स 0.30। इसको किताबी ज्ञान के अनुसार ऐसे लिख देते हैं, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज द वैल्यू ऑफ n इज 0.30। यार 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सीधी सी ना बोल दो, वो स्पीसीज कोई भी हो, सीधा सीधा सा आंसर सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.30। क्या बातें समझ में आ गई आप लोगों को? अब पता है हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम लोग क्या काम करेंगे, हम अपना पूरा ज्ञान लगा देंगे टू कैलकुलेट द सिग्मा। सिग्मा आ जाएगा तो भैया z तो हमें एटॉमिक नंबर पता ही होता है एलिमेंट का, तो z माइनस सिग्मा, यहाँ से z इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी और उसको रिलेट करके टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट वो दुनियादारी को पढ़ा दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? कृपया करके इसको नोट कर लीजिए, आज की क्लास में आपको एक शीट भी दी जाएगी। रखना बस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बताया गया। ब्रैकेट वाला गेम याद रखना, 2s 2p को साथ रखना है, 3s 3p को साथ रखना है, इस तरीके से डेटा चलेगा। अचिंत्य बेटा आज कैसे ऑनलाइन, कैसे भाई? अव्यकत, मेबल, ये एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड कौन है बेटा? अपना नाम उसमें एडिट करने का ऑप्शन आता होगा यार। चलो इधर आ जाओ, चले आगे। बच्चा था, मैंने आपको बताया था, मैंने वो 12th में, अब मैं आज यही बता रहा था। आपके सेंटर से 14 बच्चों का, 14-15 बच्चों का भी मेरे पास आ गया है कंफर्मेशन कि जिनका जेई एडवांस में 8,000 7,000 से नीचे की रैंक थी, जिनमें से अभी जो कंफर्मेशन है 9 बच्चों को फर्स्ट स्लॉट में ही रैंक मिल गई है, यानी कि कॉलेज मिल गया आईआईटी एडवांस के थ्रू, जिसमें से जो टॉप रैंक है वो 560 है अंकुर की, उसको आईआईटी बॉम्बे, और उसमें कौन सी ट्रेड मिली है उसके, एरोस्पेस मिली है, हाँ ऐसा कुछ करके मिला है उसको। मतलब अच्छी है, मैंने ही काउंसलिंग की थी इसी डेस्कटॉप पे, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई। आगे मूव करते हैं। एरोस्पेस बहुत अच्छी ट्रेड है और बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग है। चलें आगे, चलिए। आईआईटी बॉम्बे में बेटा कुछ भी मिले ले लेना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है, ठीक है। आओ इधर आओ, इधर आओ इधर आइए भाई, बच्चा इधर देख, इधर देख। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आगे, कृपया करके ध्यान से सुने। मैंने बोला लिथियम है हमारे पास, कौन है बेटा? लिथियम। लिथियम तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है? लिथियम कह रहा है 3rd है बेटा। अब चले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1s2 2s1। चलो सुंदर बात समझ में आ गई। बहुत सुंदर बच्चा कौन होगा जो इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेगा? गलती होने के चांस खत्म, गलती होने के चांस खत्म जो इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेगा। चलो मुझे बताओ, इसमें बाहर वाली शेल कौन सी है बेटा? 2, और 2 में एक ही है कौन? s। अब मुझे बताइए इसमें अगर मैं सिग्मा लगाने लगूं तो यार ये तो वो इलेक्ट्रॉन है ना जिस पर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, तो इसके अलावा इस nth में कोई और इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो क्या मुझे 0 लिखना चाहिए? भाई ये इलेक्ट्रॉन तो वो है ना जिस पर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 0.35। सर ये क्या हुआ अचानक से? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए ना, ऐसा एक मीम है ना। तो ये s और p के लिए अगर आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p में आ रहा है तो n के लिए 0.35 और n-1 के लिए कितना बेटा? 0.85। चलिए चेक कर लेते हैं।
अब इससे पहली वाली अगर ये n है तो ऑब्वियस है ये n-1 है या नहीं बेटा, n अगर 2 है n-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसको क्या मुझे प्लस करके 2 इंटू कितना लिखना चाहिए, 0.85, क्या 85 दूनी 170 होते होंगे, 1.7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मुझे इसका जेड इफेक्टिव निकालना पड़ जाए अब, तो भैया जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, z माइनस सिग्मा, और z की वैल्यू कितनी होगी बच्चा 3 माइनस 1.7, सो आंसर बिकम 1.3। से यस और नो। डेटा क्लियर है, 100% क्लियर है। अगली बात कर लेता हूँ भैया, इसके बराबर में आता है कौन मेरे पास, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2। समझदार बच्चा कौन, जो ब्रैकेट लिखे। इसके बाद सिग्मा की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा में बताइए 2 दे रखा है तो 1 पर लग रहा होगा, तो 1 रहा, 1 इंटू कितना हो जाएगा बेटा जी 0.35। क्लियर है। फिर यहाँ प्लस कर देंगे, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, मल्टीप्लाई बाय 0.85, क्योंकि भैया s और p में तो यही रूल लगते हैं, ठीक है। हाँ जी क्लियर है। तो ये डेटा कितना आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू आ रही है कितनी 1.7, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5। 1.7 और 3.5 कितना हो गया, क्या कह रहा है 0.35 है ना, हाँ तो ठीक है, बोला कुछ है लिखा तो सही। 1.7 और 0.35 कितना हो जाएगा बेटा जी 1. पक्का, तुम कुछ गड़बड़ तो ना कर रहे, पक्का 1.7 और 0.35, हाँ ऑब्वियस है 2.05 हो जाएगा। इसमें 0.65 ऐड करियो, 0.65 ऐड कर, अरे बातें नहीं बच्चों प्लीज बातें नहीं। तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये कौन, अच्छा ठीक है 0. ठीक है, कन्फ्यूजन कहाँ हुआ मुझे, मेरे को वैल्यू याद थी जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब सर 4 माइनस 2.01, आइडियली कितना आ जाएगा बेटा 1.95। चलो इतना डेटा समझ में आ गया जेड इफेक्टिव का। चलिए भैया ये हो गया आपका बेरिलियम का। इसके बगल में और कौन प्रोग्राम होता है बेटा बताओ, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p, 2p कितना बेटा 1। और बच्चा अगर ये 2p 1 है तो सर अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा बेटा ये, अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो nth सेल। अब nth का मतलब बच्चा समझता है भैया ये वाली, अरे यार ये है n, आप याद करो, और उसमें भी n देखना है ना, n का मतलब बड़ा नंबर, बड़ा नंबर बोले तो 2 नंबर। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, और या तो s या तो p, दोनों ही में अपनी बातें वैलिड होंगे। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ रहे हैं, एक तो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.35 प्लस इसके बगल में कितना बेटा 2 इंटू 0.85। एक बार कष्ट होगा बस पढ़ते हुए, उसके बाद तो मजा आएगा। कैलकुलेट करो 2.4, 2 पॉइंट कितना आएगा पहले 4, आराम चलो भाई जेड इफेक्टिव। फिर आप मैथमेटिक्स लगाना और मैं कॉन्सेप्ट ट्रिक लगा दूंगा, देखो जरा कैसे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जेड की, लो 5 माइनस कितना 2.4, 2.6 हो गए। बोलो गेम समझ में आया, पक्का। तो ये बेसिक डेटा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए भाई, यहाँ तक कोई गड़बड़ किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। 0.65 5 गड़बड़ तो नहीं लग रही यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। 2.6 ठीक है सही है, 2.6 जो है सही है बिल्कुल। चलिए आगे मूव करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं बेरिलियम के बाद चलता हूँ अगला, तो अगला मेरे पास कौन सा एलिमेंट हो सकता है बेरिलियम के बाद, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ देख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बारो 1s2 2s2 2p कितना 2। अब बताइए बाहर वाली शेल कौन सी होगी ये, और बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो भैया मेरे पास कितने नजर आएंगे सिग्मा निकालने के लिए 3, और nth में सिग्मा तो 0.35 प्लस यहाँ कितने हैं बेटा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.85 ऐड करना 2.75, और जेड इफेक्टिव निकालना जरा, जेड इफेक्टिव निकालो, ये आ जाएगा तेरा 6 माइनस 2.75 यानी कि 3.25 आ गया ये डेटा। सही है भाई। तो ये बेसिक डेटा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कौन करे, कुछ सीधा सीधा इंतजाम बता दो।
देखो भाई सुनो, इधर सुनो, लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूँ एस और पी ब्लॉक में, दिस इज वैलिड ओनली फॉर एस और पी ब्लॉक, तो आप 0.65 ऐड कर लिया करो, खत्म। 0.65 0.65 0.65, आगे बात समझ में, ये पॉइंट में आप ऐड कर लीजिए, वैल्यू आपके पास समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अभी समझाऊंगा, प्रॉपर समझ। सिग्मा का फॉर्मूला नहीं होता, ये जैसे मान लो 3 कैसे आया, बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4, एक पे तो लग रहा होगा रिपल्शन, तो बचे कितने? 3, तो 3, और बाहर वाली का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एस और पी के लिए? 0.35 प्लस बकाया कितना है बेटा जी? 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? n-1 वाला डेटा 0.85, ऐड करके वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनो भाई, लिथियम के नीचे कौन होता है? चलो ये डेटा तो आप लोग समझ गए। अच्छा एक बात याद रखना, इस वाले ग्रुप में भी एक्सेप्शन है। कहाँ? नाइट्रोजन के पास जाके, नाइट्रोजन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी दिखा देता है, तो फिर डेटा जो है बदल जाता है, मतलब कैलकुलेशन से वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, डेटा जो है बदल जाता है, याद रखना। मतलब ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन तक तो बात वैलिड है, लेकिन जैसे ही आप कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे जाओगे, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे जाओगे, तो थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई देगा, क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर क्या होती है बेटा जी? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है। सी, इसलिए मैं इसको रट्टा नहीं मरवा रहा, ताकि आप लोगों के दिमाग मतलब ऐसे खराब ना हो जाए कि मतलब ये हमेशा ही ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं किसका भी है, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्त? 11। जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के देखते हैं, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सुन ले, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, हाँ बहुत बढ़िया, 3s1। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप इसमें ब्रैकेट कैसे लगाने वाले हो? सर ये 1, सर ये 2 और ये 3, बोलो गेम समझ में आ गया? चलिए लगाते हैं सिग्मा। आप बताइए, क्या बाहर वाली शेल तुम्हारी n है 3, और इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन 1, और उसी पर लगा रहे हो आप लोग, तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस है यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाय 0.35 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस बकाया कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? अब इसमें हमारे पास बच गए 8, तो 8 इंटू कितना करना पड़ेगा? 0.85 प्लस 2 इंटू 1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इस प्रकार से आने वाला डेटा कितना, जल्दी बताओ, करो कैलकुलेट। 8.8 कितने? 9। सर ये वैल्यू आ रही है 8.8, कितनी वैल्यू आएगी? ये 8.8 वैल्यू आएगी बेटा, है ना। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव? सर जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा, और जेड कितना होता है बेटा जी? जेड की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 11 माइनस 8.8, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 2.2 वैल्यू आ गई। अच्छा देख जरा, सोडियम के लिए जेड, लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है? 1.3, और ये वैल्यू कितनी आई है तेरे पास? 2.8। तो बता टॉप टू बॉटम कितना चेंज दिखाई दिया तुझे पहले? 0.9, 0.9 भाई, टॉप टू बॉटम चेंज कितना दिखाई दिया? कॉन्सेप्ट को समझो। सी बच्चों, तो आप हिले तो नहीं ना कॉन्सेप्ट से? समझ में आ गया कि सर टॉप टू बॉटम जाता हूं तो 0.9 का चेंज दिखा मुझे लिथियम से सोडियम में, और लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो 0.65 का चेंज दिखा मुझे एस और पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन को कंसिडर मत करना, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। सी इधर आइए, एक और ले लेते हैं। सोडियम के नीचे कौन होता है बेटा? बोलो, पोटेशियम। 19 भरो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p कितना हो जाएगा? नहीं, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए बेटा ये? और 3p6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4s1। अब मुझे बताइए जरा, सुनो मुझे बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला अलग होगा और ये वाली पिक्चर अलग होगी और ये अलग है? हाँ या ना भाई? शैली बाहर वाला नंबर क्या है? बड़ा नंबर है। इधर देख, इधर देख बेटा, मुझे एक बात बता, क्योंकि n की वैल्यू 4 आ रही है तुम्हें यहाँ पे नज़र, सुनो भाई, तो मुझे सिग्मा की वैल्यू बताइए, और ये s में जा रहा है, तो बहुत सिंपल है सर, 0 इंटू कितना? 0.35 प्लस कितना नज़र आ रहा है बेटा जी? n-1 8 इंटू कितना? 0.85, कितना नज़र आ रहा है बाकी बेटा? 2 4 और यहाँ पे 6 2 8 और 2 10, 10 इंटू 1 कर दूँ डायरेक्ट? हाँ है ना। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ गई कितनी? 16.8। अब जरा जेड निकाल, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकलेगा जेड माइनस सिग्मा, और जेड कितना है बेटा जी इसका? 19।
19 माइनस 16.8, तो आंसर बिकम 2.2। से यस और नो? यार एक चीज ऑब्जर्व हुई है आप लोगों को या नहीं हुई? क्या क्या ऑब्जर्व हुआ जरा देख के बताएंगे सभी बच्चे। सी बच्चा, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं ना, तो हमें एस और पी ब्लॉक के अंदर, एस एंड पी ब्लॉक के अंदर जो चेंज दिखाई दिया जेड इफेक्टिव में, वो 0.65 का दिखाई दिया। सही बात। लेकिन टॉप टू बॉटम आता हूं, अगर मैं इसको लिथियम कंसिडर कर रहा हूं, लिथियम से सोडियम में अगर मैं आता हूं, तो ये चेंज दिखाई दिया 0.9 का। लेकिन इसके बाद पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये जितना आप कैलकुलेट करोगे ना बेटा, दैट विल बिकम कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव बिकम कांस्टेंट एक्सेप्ट इन 2 केसेस। कौन से केसेस में? सेकंड से थर्ड पीरियड के बाद। सेकंड से थर्ड में तो चेंज है कितना? 0.9 का। थर्ड ऑनवर्ड जितना भी जाएगा नीचे, दैट विल बिकम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? दैट दिस, मैं ये कह सकता हूं कि यही बातें आप लोग सेकंड ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बेरिलियम मैग्नीशियम में बोलूंगा तब भी आप बोल सकते हो सर 0.9 का चेंज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा इसको ओवरऑल सुनने की कोशिश कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या ये जो डेटा मैंने लिखा हुआ है ये समझ में आया आपको? क्या ये नोट भी हो गया? सभी से नोट हो गया भाई? जल्दी बताओ। नोट नहीं हुआ तो कृपया नोट करो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ो। चलो भाई इधर आओ। आ रहा, घबरा मत घबरा मत, आ रहा डी ब्लॉक भी आ रहा है। जहाँ डी सब शेल में चेंज होगा ना बेटा, वहाँ 0.15 का चेंज होता है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, हमेशा ग्राउंड। और एक्साइटेड में अगर देखेगा तो एस का जो चेंज है, एस का जो चेंज है वो मिलेगा तुझे कितना? 0.65। और डी का जो चेंज है वो मिलेगा 0.15। सिखाऊंगा, अभी घबराओ ना। अरे हो गया ये। चलो भाई आगे मूव कर जाए। चले बच्चा, चलो। क्या हो रहा है आज? चलिए इधर आइए। होप ये बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। इधर आइए भाई सभी बच्चे। बच्चा इधर सुन ले यार प्लीज़। मुझे एक बात बता दे, जो ओवरव्यू तेरे दिमाग में आया वो क्या आया अभी इस बात को लेकर? वो ये आया कि सर अगर ये मेरे पास रखा हुआ है लिथियम, ये लिखा हुआ है सोडियम, ये लिखा हुआ है पोटेशियम, ये लिखा हुआ है रुबिडियम, ये सीजियम, राइट। इसके बगल में मेरे पास होता है बेरिलियम, ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाते हैं अपने पास कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बेटा? डी ब्लॉक के। सही बात बोल दो। और इसके बाद बेरिलियम के बाद यहाँ मिलेगा तुम्हें कौन बेटा जी? बोरॉन, एल्युमिनियम, बैंगन आलू गाजर इन थाली। इसके बगल में मिलेगा तुम्हें कार्बन, हाँ कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है ना। और ऐसे ही आपके पास नया पुराना आज सब बिकेगा। चलो उससे टेपो जो भी है। नाइट्रोजन वाले ग्रुप को थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ पाई जाएगी, ठीक है। तो एक्सेप्शंस में इसकी वैल्यू को कंप्लीट कैलकुलेट करके ही करना चाहिए। सी इधर आजा, इधर आजा। लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं तो इसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू तुझे कितनी मिली? जरा चेक करके बता मुझे कॉपी में से। 1.3। सही भाई। इसके जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी मिली? 1.95। तो आपने एक बात सीखी यहां से कि जेड इफेक्टिव में इंक्रीज हुआ कितना? 0.65 का। सही है भाई। इधर आजा, इधर आजा। जबकि ये मैं जानता हूं ये सेकंड पीरियड है और ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है? थर्ड। ये कौन से पीरियड के हैं बेटा? फोर्थ ऑनवर्ड। सेकंड और थर्ड में अगर मैं देखूं तो सोडियम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे पास? 2.2 आई जेड इफेक्टिव की वैल्यू। तो चेंज कितना मिला मुझे? 0.9। इसके बाद अगर मैं पूछूंगा तो इसकी भी 2.2, इसकी भी 2.2, इसकी भी 2.2। अर्थात मैं बात कह सकता हूं कि बाकी थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या रहने वाली है बेटा जी? कांस्टेंट रहने वाली है। क्या सीख पाया नहीं सीख पाया? बोल दे, बोल दे। चलो एक सवाल दे रहा हूं। मैंने डी के बारे में बात नहीं की, मैं बता रहा हूं अभी, तुम्हें ध्यान से सुन लो। डी ब्लॉक में जो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, वो इंक्रीज हो जाता है 0.15 के रेशियो से। क्योंकि डी के लिए एफ के लिए रूल अलग है, डी के लिए एफ के लिए रूल अलग है। सी अब मैं एक सवाल दे रहा हूं आप लोगों को। एक जेई में क्या सवाल पूछा वो समझे भाई सभी? खत्म सवाल। एक ही बारे में आंसर बताने वाला होगा अगर बच्चे को इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो कह रहा है जेड इफेक्टिव
ऑफ सोडियम इज x, कैलकुलेट z इफेक्टिव ऑफ कैल्शियम। स्पीड में आंसर बताओ। z इफेक्टिव ऑफ कैल्शियम इज x, कैल्शियम इज x, कैलकुलेट z इफेक्टिव ऑफ बोरॉन in term of x, in term of x। हाँ, और सिंपल सी बात हुई या नहीं हुई? देखो आप लोग जानते ही हो कि कैल्शियम कहाँ है बेटा जी, यहाँ है, और सोडियम कहाँ है जी, सोडियम यहाँ है। आप एक बार बताइए, इधर से जब मैं इधर आऊँगा, जब मैं इधर से इधर आऊँगा तो वैल्यू में कितना चेंज पाएगा बेटा जी? या एक बात एक ऐसे समझो, इससे इधर आए तो वैल्यू कितनी मिली मुझे? एक्स ही मिली, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू मिली, एक्स ही रही। और एक्स में इधर चला जाऊंगा तो कितनी वैल्यू ऐड हो जाएगी बेटा जी? 0.65। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोलोगे? x प्लस 0.65। और हमसे कोई पूछे x की वैल्यू बता दे तो 2.2 लगा देना, आंसर खत्म। हाँ या ना में जवाब दे दो। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा होगा तो आप लोगों को इसी तरीके से आंसर करना होगा। सीख गया? अगला बता, अगले सवाल का आंसर बताओ जल्दी। है भाई? हो गया? आजा भाई, इधर आ जाइए, इधर देख बच्चा, इधर देख बच्चों, सभी बच्चे इधर देखें भाई। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा इसके अंदर, और 3 स्लाइड लिखी है मात्र मैंने अभी तक, हद हो गई यार। चलो समझाने का ज़्यादा है इसमें। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे हम लोग, सुन लो, सुन लो भाई। फॉर डी सबसेल सिखा रहा हूँ, फॉर डी सबसेल, सुन ले बेटा। फॉर डी, अच्छा डी की दुनिया में जो जनरली जो शुरुआत करता हूँ वो mn से करता हूँ बेटा। कन्फ्यूजन है? बढ़िया तरीके से कन्फ्यूजन है बच्चों को। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d कितना 5, और लास्ट में कितना आता था 4s2। सही है भाई? इनको लिखना है शेल नंबर के आधार पर। सुन ले बेटा, सुन ले। अब समझदार के लिए सारा काफ़ी, जो इस गेम को सीखा होगा अपनी क्लास में वही इस लेवल के सवाल को करेगा, अदरवाइज तो बात बिगड़ेगी। डी को अलग रखना है एसपी से, बस ये याद रखना है आपने। डी को अलग रखना और एन जो है बड़ी शेल है उसको अलग रखना है। तो अब मुद्दे की बात है, सवाल आया फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, आपको सिग्मा निकालना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, और निकालना है फॉर 3d इलेक्ट्रॉन। चलो भैया सोचो, सबसे पहली बात इसके लिए सिग्मा निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? पहले चेक करो, बाहर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पर लग रहा होगा, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 0.35 होगा कि नहीं होगा? और बकाया जितना भी होगा सब पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा जी? 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप सर कह चुके हो फॉर डी एंड एफ सबसेल n-1 ऑनवर्ड आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ या ना में जवाब दे दो। इसका मतलब बकाया कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 5 और 2 8, कितने हो गए? कितने? 23 पक्का? 2 4 और 6 10 12 18, 18 और 5 कितने हो गए बेटा जी? 18 5 हो गए 23। तो मतलब 23 इंटू क्या करना पड़ेगा? 1 करो मल्टीप्लाई। 23.35, बहुत बढ़िया। अच्छा 4s है ना? ओहो शिट बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 4s। तो हम लोग ये रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं डी का? हम तो s पर अप्लाई कर रहे हैं ना। तो क्या वैल्यू लगेगी बेटा जी? 1 इंटू 0। भाई एक बार बाहर वाले को देख लिया, बाकी अपने आप वैसे बाहर वाले के रूल से चलेगा फिर। तो यानी कि बाहर वाले से वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 1 इंटू 0.35, फिर ऐड करेंगे। अब इसमें n कौन सा चुने? n तो बाहर वाला हो गया, n-1 कौन सा चुने? अब बच्चे क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे।
वो या केवल डी का चुनूं या कंप्लीट 3 का चुनूंगा बेटा, कंप्लीट वाला। क्यों? क्योंकि भाई n-1 तो पूरा ही है ना यार, नहीं आया समझ में? n-1 तो पूरा ही है ना, n-1 का मतलब n की वैल्यू 4 है, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 3 3, यानी कि सारे 3 वाले काउंट होंगे। और कितना, ना 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 ना, दोबारा सुन लो, जब तक ना बोले कि फलाने का डी, तब तक डी रूल नहीं अप्लाई करना। अगर ये बाहर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऐसे डी आ जाए, जैसे मान ले इसी को लिख दूं Mn+2, तब डी वाला रूल अप्लाई होगा। नहीं बात समझ में? अब बाहर वाले एस के लिए अंदर में तो भाई डी कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, एफ भी कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, तो उसको नहीं आप लोगों को चेक करना। तो 1 × 0.35 प्लस कितना करना पड़ेगा बेटा जी? यहाँ करना पड़ेगा आपको 5 और ये 8, यानी कि 18 हो गया। क्या हो रहा है ये आज? 13 इंटू कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.85 प्लस ये वैल्यू कितनी है? 6 2 8 2 10। चलो आंसर बताओ। 21 22 21 22, जल्दी बताओ। द वैल्यू इज डोंट नो। कितनी वैल्यू आ रही है? कर कैलकुलेट कर जल्दी। 21.4। हाँ पूछ, आप क्या पूछ रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ, वो रूल तब लगता जब केवल हम लोग जैसे इस वाले पर काम करेंगे। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है ना? ये कब करना है? बाहर वाला एस आ गया, अंदर वाला चाहे कुछ भी है, फिर वो तो n-1 और n-2 के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना? इधर आओ, इधर आ जाओ भाई। जेड की वैल्यू बता दो, जेड इफेक्टिव की, जल्दी बता। कैसे निकालेगा सर? 25 माइनस कितना? 21.4, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3.6। डन। आगे आ जाइए भाई। 3D इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं। जैसे ही मैंने 3D बोला ना, तो भैया सीधी सी बात है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s2, तो 4s2 को तो सीधा सीधा हटा देना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानना। और समझदारी बस ये रखनी है आपको, जो इस समझदारी को सीखेगा वो इस गेम को सीखेगा, अदरवाइज तो गूगल पे खूब गलत है, जाके देखना, चेक करना आज के सर ने क्या पढ़ाया है। कहना कन्फ्यूजन एट पीक मिलेगी वहां। और ध्यान से सुनो, 3d5। अब मुद्दे की बात यह है कि बाहर वाली शेल तो सर 3 है, तो इसके अनुसार अगर मैं चला तो भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 और 8, यानी कि 13, और जिनमें से एक पे लग रहा होगा, तो सर मुझे 12 लिखना चाहिए, जो कि गलत है। ये बात यहां से आपको पता लगती है कि आपसे डी का पूछा है तो डी का ही लेंगे। अब डी में 5 है, तो अल्टीमेटली यहां पर कितने बचेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, और बकाया जितना भी है 6 2 8 10 16 और 18, इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? 1 से। रूल इज रूल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बच्चे कहां गलती करते हैं बेटा? बच्चे गलती करते हैं, इसको n मानते हैं। बच्चे क्या काम करते हैं? इसको n मानते हैं, n मान के फिर होती हैं गलतियां, n मान के होती हैं फिर गलतियां। भाई बात समझ में आई? आज पता नहीं अजीब सा मतलब वो नहीं हो रहा, नेगेटिव शक्तियां। नहीं भाई, कौन बैठा हुआ है यहाँ नेगेटिव माइंड का? ऐसे शिक्षा के मंदिर में आदित्य, बोर्ड पे नजर रखो बस। 4 × 0.35 प्लस 18 × 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी सिग्मा की, और यहां से यू कैन कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव। भाई सीख पाए नहीं सीख पाए? किसी को कोई दिक्कत है? ये केस महा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, फंस मत जाना इसमें। बस मैं क्या कह रहा हूं एक बार दोबारा सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं एक बार दोबारा सुन लो। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी डी सेल का पूछे तो आप ये देख लीजिए, डी को अलग करके लिखना है, और बकाया जितने भी इलेक्ट्रॉन से सबको ऐड करके मल्टीप्लाई 1 कर दो। 5 है तो 4 पे लगेगा, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 0.85, प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। क्या बात समझ में आ गई? देखो इसी में फंसता है बच्चा। एक मैं और आप लोगों को समझा देता हूं, इफेक्ट ऑफ क्रोमियम करेगा, लेकिन उसका नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, ठीक है ना, रियल लाइफ में भी।
अगर मैं बात करूं कितना बेटा, क्रोमियम, सुन ले, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा बेटा जी 6, और क्या हो जाएगा 3s2, ये कितना हो जाएगा 3p6, अगला कितना हो जाएगा बेटा जी 3d5, और ये लिखना है 4s1, ऐसे ही लिखना जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। सुन लो, स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसे ही लिखना जैसा लिखा हुआ है, बस ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या कि इसको तो ऐसे लिखोगे, इन दोनों को अलग लिखोगे, इन दोनों को यहाँ से अलग लिखोगे, इसको यहाँ से अलग लिखोगे और इसको यहाँ से अलग लिखोगे। अगर वो पूछता है ना, सिंपली पूछता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा या कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव ऑफ क्रोमियम, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो मेंशन कर दे, अगर वो मेंशन कर दे कि ये आपको 4s निकालना है, तो मतलब सीधी सिंपल सा है, कितना हो जाएगा बेटा 0.0 इंटू 0.35 प्लस बचा कितना बेटा, अब ये पूरा डी काउंट होगा, कितना 13 इंटू 0.85 और प्लस कितना हो जाएगा 2 4 इंटू 1, ये हो गया तेरे पास सिग्मा, और यहां से निकल जाएगा क्या जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव निकाल के ही क्या दिखाना बेटा। अब बात कर लेते हैं डी के लिए, सुन ले, फॉर डी और फॉर 3D अगर मैं लिख देता हूं तो और अच्छा है, फॉर 3D तो भैया अब जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो होगी 4 इंटू 0.35 और प्लस आपको ऐड कर देना है कितना बेटा जी, कितना हो जाएगा 6 2 8 18, हाँ 18 बनेगा। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया, ये वाला डेटा बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ गया पक्का भैया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक अब मुझे पता नहीं था तो क्या पूछ रहा है। ग्राउंड स्टेट एक्चुअल में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ना तो ये ऐसा कह सकता है कि मैं हायर एक्साइट स्टेट है और ना ही मैं कह सकता ग्राउंड। आप बोलो स्टेबल स्टेट, इसको बोलो क्या बोलोगे स्टेबल स्टेट, क्रोमियम की स्टेबल स्टेट। केवल और केवल क्रोमियम का वो वाला डेटा अपने दिमाग में रख पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप निकालने के लिए, अदरवाइज हमेशा क्रोमियम और कॉपर को कैसे लिखेगा, उसकी स्टेबल स्टेट में ही लिखते हैं, जंप करा के ही लिखते हैं। जेई में एक बार सवाल आया, ऐसा कुछ सवाल तो मैं अभी दे भी दूंगा उसको। उन्होंने पूछा कि इनमें से किस केस में जेड इफेक्टिव 0.65 इंक्रीज होगा, और क्वेश्चन था ऐसे क्रोमियम टू Mn, ये आंसर था, मतलब समझ रहे हो बात को। सवाल ये था जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65, तो शायद समझदार बच्चा ये बात जानता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d5, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है वो डी में ना हुआ है, किस में हुआ है बेटा, इसको देखकर एस में। तो ये बात पता लगता है कि एस के कंट्रीब्यूशन में, और लेफ्ट टू राइट है दोनों, तो ये वैल्यू कितना इंक्रीज हो जाती है 0.65 इंक्रीज हो जाती है 0.s की वजह से। और अगर कहीं डी में चेंज हो रहा होता, मान लें स्कैंडियम और टाइटेनियम है, स्कैंडियम बनना है 3d1 और ये बनना है 3d2, तो जो चेंज देखा जाता है वो 0.15 का देखा जाता है। थोड़ा सा रटंत विद्या तो है यहाँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि इसको सीखा ना जा सके। क्या समझ में आई ये बात पक्का। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। नोट कर लिया क्या ये आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या भाई, बताओ जल्दी से। डिफरेंस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे बेटा, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट ही रहेगा वैसे। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सारा क्या मिलेगा तुम्हें, कांस्टेंट मिलेगा। चले आगे बेटा। देते हैं, इसके बाद आप लोग जो है इसको बढ़िया तरीके से कवर कर लीजिएगा। सी इधर आएंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से कुछ बातें सर की ध्यान से सुनेंगे भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क है। इस पर बेस्ड जो है सवाल आप लोगों को मैंने शीट में दिया है। सी इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। मैंने आपको बोला कि नोट डालकर कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यही लिखूंगा कि जो जेड इफेक्टिव है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जेड और सिग्मा पे, सही है। इसका मतलब ये हो गया सिग्मा के बढ़ने से ऑब्वियस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे तभी सिग्मा बढ़ रहा होगा, और ऐसा करने से ही रिपल्शन तो बढ़ेगा, इनर टू आउटर, और रिपल्शन के बढ़ने से कौन सा इफेक्ट बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा जी, कम होने वाली है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। पहली बात समझ में आ गई।
दूसरी बात, एस का शील्डिंग इफेक्ट, क्या नाम है इसका, शील्डिंग। एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन पी, देन डी, देन एफ। एसपीडीएफ क्या होता है बेटा, एसपीडीएफ। जो एस का शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या मिलता है बेटा जी, ज्यादा मिलता है एस कंपेयर टू पी, एस कंपेयर टू डी, एस कंपेयर टू एफ। उसका रीजन समझ ले। देख जो एस होती है ना बेटा, एस होती है स्पेरिकल। कैसी होती है, स्पेरिकल। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर पूरा घेर के रखेगी इसको। अब मतलब समझ रहे हो, आने वाले इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से रिपेल करेगी एस, हाँ या ना। जबकि अगर यही पी होती, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो भाई यहीं यहीं से तो रिपल्शन होता, यहाँ तो ईजिली आ सकता है, यहाँ तो ईजिली आ सकता है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे लोब्स बढ़ते हैं वैसे वैसे रिपल्शन क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। तो मेरा ये कहना होगा कि कोई पूछे एफ जो है, एफ की दो सब शेल होती हैं, एक होती है 4f और एक होती है 5f। बताओ पुअर शील्डिंग इफेक्ट किस में होगा, 4f का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, 5f का क्या होगा बेटा, बहुत कम होगा। यही रीजन है कि एक्टिनॉइड की सीरीज में एक्सेप्शनली साइज का कॉन्स्टेंसी देखी जाती है। उस इफेक्ट का नाम होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे पढ़ाएंगे। एक टर्म और होती है, नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा जब मैं साइज पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में साइज पढ़ाऊंगा बेटा जी, ठीक है। तो ये टर्म आपको यहाँ तक बेसिक से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, कृपया करके ध्यान से सुन ले। क्या दो बातें समझ में आ गई आप लोगों को? तीसरी बात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, सुन लो ध्यान से। लेफ्ट टू राइट अगर मैं एस और पी को कंसीडर कर रहा हूँ तो जेड इफेक्टिव में ऐड कर दूंगा मैं कितना, जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजेस बाय 0.65। टॉप टू बॉटम अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो जेड इफेक्टिव आइडियली जर्नली कांस्टेंट रहता है, लेकिन यस देयर इज अ केस वेयर लिथियम टू सोडियम और बेरिलियम टू मैग्नीशियम, और आई कैन राइट सेकंड टू द थर्ड पीरियड द चेंज इज 0.9। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डी ब्लॉक की, सुन ले, डी ब्लॉक की, तो भैया डी ब्लॉक के अंदर ये बात याद रखी जाए, डी ब्लॉक के अंदर जो जेड इफेक्टिव है इसके अंदर चेंज देखा जाता है कितना, जेड इफेक्टिव इज इंक्रीजेस बाय 0.15। ये सब मैथमेटिकल टूल है, आप करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा होगा। लेकिन याद रहे हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इनमें से कोई वैल्यू मत लगाना, उसको निकालना ही समझदारी होती है, उसको निकालना ही समझदारी होती है। जहां पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहे होते हैं, और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुम्हारे सर ने एक ट्रिक बता रखी है बहुत धुरंधर, क्या, क्यों निभाए मोहब्बत रूप से रूह तक आगे पिटाई और करेगी, और एक पीडी। ये एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के जो कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। अब बात करूंगा बेटा जी पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। बात भी सही है ना यार? आप बताइए, कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला अगर प्लस और बढ़ा ले अपना तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच पाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा जी, चार्ज ऑन एनाइन। यानी कि एनाइनिक चार्ज के बढ़ने से, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्बन आइन बोलना चाहिए, मुझे इसको सिंपली अनाइन लिख देना चाहिए, और ऊपर वाले को कैटाइन। समझ पा रहे हो आप या नहीं समझ पा रहे बेटा जी? अनाइन बेसिकली क्या बोलूँगा मैं इसको, अनाइन। और मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैंने बोला जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है बेटा? बेटा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा अनाइनिक करैक्टर पाया जाता है। और ये बात भी सही है कि सर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी उतना कम क्या होगा, जेड इफेक्टिव। प्यारे बच्चों एक बात और बतानी है, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लोग वैलिड हैं, या मैं कहूँ आप लोग यूज़ करेंगे किसके केस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के केस में। कौन से केस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के केस में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के केस में आप ये दोनों फॉर्मूले जो हैं यूज़ करेंगे। प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के अलावा आप ये भी कर सकते हैं, एंड सेम एटम, सेम एटम के आयन एनाइन के लिए बातें वैलिड हैं। जैसे मैं तुझसे कहूँ, सुन ले ध्यान से, मैं कहूँ ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। इनको जेड इफेक्टिव के ऑर्डर में अरेंज कर दे। आंख बंद कर सीधा आंसर बता कि सर प्लस जो होगा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, देन न्यूट्रल, और देन लास्ट में क्या आ जाएगा तेरे पास, नेगेटिव। एनाइन के बढ़ने से जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कल को मैं सवाल पूछूं बेटा नाइट्रोजन नेगेटिव है, नाइट्रोजन 2 नेगेटिव है, और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, क्या गेम समझ में आया कि नहीं आया? अब इन तीनों में अगर मैं तुझसे पूछूंगा कि भैया बता इसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, तो तू कहेगा सर जिसमें ज़्यादा एनाइन है ना सर उसकी वैल्यू कम होगी।
क्या बात है कि समझ में? हाँ या ना में जवाब दे दो, पक्का? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं तुझसे ऐसे कोई पूछने लगूं कि भाई एक तरफ तो दे दिया ऑक्सीजन और एक तरफ दे दिया नाइट्रोजन, समझ रहा है? अब ये एटम ही अलग अलग हैं दोनों के माइनस के साइन के साथ, तो आप इनको कंपेयर नहीं मत करना, कैलकुलेट कर लेना। बाकी समझदारी इसमें है कि इसमें कितना एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें कितना होता है 7। कैलकुलेट करोगे 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैलकुलेट करोगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आइडियली जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसकी सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा, और सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम। बोलो गेम समझ में आ गया होगा? पिक्चर समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। एक बात और समझ लो, अगर एक सवाल और पढ़ पाओ आप लोग हमसे, तो मैंने बोला कि यहाँ पर है मेरे पास कौन? n-3। कौन है यहाँ पर? O-3 -2। यहाँ पर कौन है? F-3। यहाँ पर कौन है बेटा? नियॉन। यहाँ कौन है जी? सोडियम। यहाँ कौन है जी? सोडियम प्लस, और यहाँ Mg+2। आपसे पूछ रहा हूँ भैया जेड इफेक्टिव को ऑर्डर में अरेंज कर दो भाइयों को, तो आप क्या काम करोगे? सर जेड इफेक्टिव के ऑर्डर में अरेंज करने की एक ही विधि है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 7 होगा, 8 होगा, एटॉमिक नंबर 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है जेड माइनस चार्ज, जेड -3, तो वैल्यू कितनी आ गई? 10 10 10 10 10। 11 -+1 तो ऑब्वियस है कितना आ जाएगा? 10। तो ये भी 12 +2, 12 -+2, तो ऑब्वियस है ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 10। जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी उसमें 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 ये वाला डेटा कूद कूद के वैलिड है। अब बताओ, इसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना कम जेड इफेक्टिव, से या नो? खत्म। सीख पाए या नहीं सीख पाए? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत हो, कोई शिकवा हो तो होता रहे। कॉन्सेप्ट तो यही है भैया। कैलकुलेट करो जल्दी से, हो जाएगा? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जेड इफेक्टिव सेम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने पर भी जेड इफेक्टिव की वैल्यू देखो इस तरीके से वैलिड हो सकती है। दैट विल बी डिपेंड अपॉन द आयनिक चार्ज, कैटाइन है क्या एनाइन है। हो जाएगा? चलिए, मुझे लगता है इतनी बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं रहा होगा। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने स्लेटर रूल पर विजय प्राप्त कर लिया भाई। आज मैं आपको एक शीट दे रहा हूँ, वो शीट यहीं करनी है आपको। उस शीट में करीब 10 या 15 सवाल हैं, जिनमें से 2 सवाल आप लोगों से नहीं होंगे, ठीक है? उसके लिए आप डाउट्स लेके हमारे पास आओगे, देखते हैं वो 2 सवाल कौन पूछ पाता है हमसे, ठीक है? वही 2 सवाल पूछेगा। है बेटा? सेम कहाँ है? सेम कहाँ है? बढ़ा के तो लिखा हुआ है, जितना ज़्यादा माइनस चार्ज उतना कम जेड इफेक्टिव। हो जाएगा? चलिए बताइए। वो केवल पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप के लिए वैलिड है, अदरवाइज तो सच में तो ये है कि इनकी स्टेबल स्टेट ही यही है, स्टेबल स्टेट में मिलेगा।